हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरज की किरणें काले अंधेरे को चीरती हुई जमीन पर पड़ रही थी। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार थी। अम्मा सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाती मेरे लिए, फिर मुझे स्कूल के लिए तैयार करती, फिर जाकर मुझे नाश्ता करवाती, फिर जाकर मुझे स्कूल बस के स्टॉप पर छोड़ कर आती। मेरे स्कूल जाने के लिए स्कूल बस रखवाई गई ताकि मुझे स्कूल जाने और आने में परेशानी ना हो। मेरे साथ मेरी और दोस्तें भी स्कूल बस में जाती थी। अब्बा मजदूरी करते थे। अब्बा को देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि वो मेरी खातर दरबदर मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। मैं जो मांगती मेरे कहने से पहले वो चीज़ आ जाती थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो अब्बा बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने उनसे खैरियत दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी थकावट है। मैं सच में ये बात मानकर अंदर चले गई। मैंने अम्मा से जाकर पूछा कि अब्बा को क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि पता नहीं इनको क्या हुआ है। मैं कब से कह रही हूँ कि चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बा बात मान ही नहीं रहे। कहते हैं कि पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगा। वो पैसे मेरी बेटी के काम आ जाएंगे। तुम जाकर कहो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। मैं अब्बा के पास गई और उनको कहा कि डॉक्टर के पास चलें, दवाई ले आते हैं। कहने लगे, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अचानक अब्बा को जिगर में बहुत दर्द होने लगा। मैंने कहा कि आपको दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आप पैसों की बचत क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है, अम्मा ने मुझे सब बता दिया है। पैसे तो आने जाने की चीज़ है, हाथ में आते और चले जाते हैं। आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम क्या करेंगे? हमारा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं। मेरी ज़िद की वजह से अब्बा आखिरकार हमारे साथ जाने पर रजामंद हो गए। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने अब्बा का मुआयना किया। डॉक्टर ने अब्बा के कुछ ज़रूरी टेस्ट किए और कहा कि अपने अब्बा को घर ले जाओ और उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मैंने दर्द की दवा दे दी है, उन्हें आराम करने दीजिए, कल तक इनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अगले दिन अब्बा की जब रिपोर्ट आ गई तो नर्स ने हमें कॉल किया और कहा कि आप आकर रिपोर्ट ले जाएं, और अम्मा को लाजमी कहा कि वो डॉक्टर से जाकर मिले। अम्मा और मैं परेशान हो गए। अम्मा दिल थाम कर डॉक्टर के पास चले गए। जब अम्मा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने इनको अंदर बुला लिया और कहा कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। अम्मी डर गई। खैर, अम्मा ने इनको कहा कि क्या बात है। डॉक्टर ने कहा कि आपके शौहर को ब्लड कैंसर है और कैंसर भी जिगर के साथ साथ जड़ कर गई है। अम्मा ने उनको कहा कि आपके पास इसका इलाज नहीं है, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, और कहा कि इनका ऑपरेशन मेरे दोस्त करेगा क्योंकि उन्होंने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए सब कामयाब हुए हैं। आप भी इनको मेरे दोस्त के पास ले जाएं, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अम्मा को अपने दोस्त का नंबर दे दिया। जब अम्मा घर आई तो बहुत परेशान थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन में 2 लाख लग जाएंगे। हम परेशान हो गए कि इतने पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे। अब्बा का कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिनसे हम पैसे मांग लेते ताकि अब्बा की बीमारी का इलाज करवा सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान गुर्बत की वजह से भी अपने रिश्तेदारों को छोड़ जाते हैं कि कहीं हमें इनकी मदद ना करनी पड़ जाए। अब्बा जब भी हम दोनों को परेशान होते देखते तो पूछने लग जाते कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम लोग परेशान हो। मगर हम उन्हें उनकी बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पहले ही बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे। जिस जगह हम लोग रहते थे वहाँ पर सब लोग ही गरीब थे, इसलिए किसी से मदद मांगना बिल्कुल बेकार था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि एक दिन अचानक से अब्बा को खून की उल्टियाँ आने लगीं। मैं उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अचानक से अब्बा चारपाई पर सीधे हो गए और इनका जिस्म झटके लेने लगा। मैंने जल्दी से उनका सर अपनी गोद में रख लिया और उनको प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या हो रहा है, मगर उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने जब उनका हाथ पकड़ा तो उनका हाथ नीचे की तरफ लुढ़क गया। इतने में अम्मा करीबी डॉक्टर को लेकर आ गई। जब उसने अब्बा की नब्ज़ चेक की तो उसने हमें अब्बा की वफ़ात के बारे में ख़बर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा मेरे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर की तरफ से बताई गई खबर सुनकर अम्मा से अपना वजूद न संभाला गया। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, मैंने जल्दी से उनको जाकर थाम लिया। फिर हमारे घर में कोहराम मच गया। जब लोगों को अब्बा की वफ़ात के बारे में इल्म हुआ तो सब करीबी लोग हमारे घर जमा हो गए। अब्बा की जो भी जमा पूंजी थी वो हमने उनके कफन दफन पर लगा दी। उनकी तदफीन के तमाम इंतज़ामात अम्मा ने खुद मुकम्मल किए। तमाम करीबी लोगों ने बहुत कहा कि हम लोग पैसे देते हैं, मगर अम्मा ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो अब्बा की जमा पूंजी थी अम्मा इसके ज़रिए से ही सब इंतज़ामात करना चाहती थी, क्योंकि अब्बा की ख्वाहिश थी कि उनकी तदफीन के तमाम इंतज़ामात उनकी अपनी कमाई की रकम से किए जाएँ। गुर्बत को आगे लाकर कुछ ऐसा अमल न किया जाए जिसकी वजह से उनकी रूह तड़पे। जब सब लोग अब्बा की मैयत को उठाने के लिए आए तो अम्मा खामोशी से एक तरफ हट गईं
और मुझे भी अब्बा के आखिरी वक्त में वावेला मचाने से मना किया। जब सब लोग अब्बा को दफनाकर कब्रिस्तान से वापस आए तो उन्होंने फातिहा पढ़ी और अपने घरों की जानिब रवाना हो गए, और मुझे पूरा घर वीरान लग रहा था क्योंकि मुझे अब्बा के बगैर पूरा घर काट खाने को दो रहा था। अम्मा भी एक कोने में खामोशी से बैठी हुई थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं रोते, इस दुनिया से जाने वालों को तकलीफ होती है। अपने आंसू पूंछ लो, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अब्बा जिस जहान में चले गए हैं वहाँ सुकून से रहें? ऐसा न हो कि तुम्हारे रोने की वजह से उनकी रूह तड़पती रहे। उनकी बात सुनकर मेरी रूह लरस गई और मैंने अपने आंसू पूंछ डाले। इस दिन के बाद मैंने तहैया कर लिया कि मैं कभी भी अब्बा को याद करके नहीं रोऊंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों के हालात बहुत ज़्यादा तंग होते गए। करीबी लोग हमारी जहाँ तक मदद कर सकते थे उन्होंने की। जब अम्मा की इद्दत ख़त्म हो गई तो इन लोगों ने भी अपने मसाइल सुनाकर पीछे हट जाने को तरजीह दी, क्योंकि ये मुआशरा ही ऐसा है, इंसान कब तक दूसरों की मदद करे। मैंने अम्मा से कहा कि हम किसी की मदद नहीं लेंगे, बल्कि हमें खुद कमाना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी ख्वाहिशात इनके साथ ही दफन हो गई हैं। अब हम दोनों को अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हम दोनों फाके मरेंगे, क्योंकि अब हमारे करीबी लोगों ने भी हमारे ऊपर से हाथ उठा लिया है। इसलिए अब हमें कमाकर अपना पेट भरना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे अब्बा जिंदा थे तो उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस हकीकत को जितनी जल्दी कबूल कर लेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। फिर मैंने और अम्मा ने घरों में काम करने की मुलाजमत इख्तियार कर ली, मगर कुछ ही अरसे में हम दोनों का इस मुलाजमत से दिल उचाट हो गया, क्योंकि हम दोनों जितना भी अच्छा काम कर लेते हमारे मालिकों को पसंद नहीं आता था। इनके तो बहुत बड़े बड़े मसले थे। कुछ लोगों के घर में तो हम दोनों को अपनी इज्जत का खतरा लाहक हो गया, जिसकी वजह से हम दोनों ने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे साथ मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे, जिससे हम दोनों ने घरों में काम करना बंद कर दिया और वहाँ से इकट्ठे होने वाले पैसों के ज़रिए अपना काम करने की ठानी, क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ करीब में ही एक औरत कपड़े बेचा करती थी। जब अम्मा ने उसको अपने हालात के बारे में बताया तो उसने कहा कि तुम मुझसे कपड़ा ले जाया करो और उसको जाकर गली गली लोगों के घरों में जाकर बेचो, इससे तुम लोगों को मुनाफा होगा, और जो मेरे कपड़ों के पैसे हुआ करेंगे वो मुझे दे दिया करना, और जो ऊपर से मुनाफा लोगे वो अपने पास रख लेना। इस काम से तुम्हें लोगों की बातें भी सुनना नहीं पड़ेंगी और अपना काम होगा, तो जब चाहे इसको कर सकोगी। इसमें वक्त की पाबंदी भी कोई ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारा दिल चाहे इस काम को कर लिया करना। मेरे पास तो हर रोज़ बहुत सारे कपड़े आते हैं और मुख्तलिफ औरतें मेरे पास से कपड़े बेचने के लिए ले जाती हैं। इनको तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है। ये काम तुम भी करो, हो सकता है कि तुम्हें भी मुनाफा हासिल हो। फिर इसके बाद अपना काम अलग कर लेना, चाहे मुझसे कपड़े ना लेना बल्कि अपनी दुकान बनाकर इसमें कपड़े रख लेना। इस तरह तुम्हें कपड़े बेचने में आसानी होगी, शायद इससे ही तुम्हारे हालात बेहतर हो जाए। अम्मा को इसका मशवरा बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ मिलकर कपड़े बेचने का फ़ैसला किया। हमने इससे बहुत सारे कपड़े लिए और गली गली बेचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हम दोनों 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हो गए और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत भी महसूस ना हुई। लेकिन अम्मा चाहती थी कि कपड़ों को बेचने के ज़रिए से इतना मुनाफा हासिल हो कि हम लोग इसके ज़रिए से एक दुकान डाल सकें, मगर ये सब इतनी जल्दी होना मुमकिन न था, तो हम दोनों ने इस औरत से कपड़े लेकर बेचने को ही तरजीह दी। इससे जो पैसे हासिल होते तो हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता। अम्मा ने इस औरत से कहा कि अब हमें मर्दाना कपड़े दो, क्योंकि बच्चों के कपड़े बेचने से हमें अच्छा मुनाफा हासिल नहीं होता। मर्दाना कपड़े बेचने से दूसरी औरतों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है, तो मैं अब मर्दाना कपड़े बेचना चाहती हूँ, क्योंकि मर्दाना कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग है। तो जिस चीज़ की ज़्यादा मांग है उसी को बेचकर मुनाफा हासिल करना है, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और लोग लेने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस औरत ने कहा कि मेरे पास अभी मर्दाना कपड़े नहीं, इसलिए तुम्हें चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक मेरे पास मर्दाना कपड़े नहीं आते तो तुम्हें इन्हीं कपड़ों के ज़रिए ही काम चला लो। जब तक मर्दाना कपड़े नहीं आएंगे तो किस तरह से गुजारा करोगी? तो बेहतर है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इस औरत की बातें अम्मा को पसंद आईं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक मर्दाना कपड़े नहीं आते मैं यही बच्चों वाले कपड़े बेचती हूँ, तो फिर जैसे ही मर्दाना कपड़े आए तो मुझे फ़ौरी दे देना, ताकि मुझे भी कुछ मुनाफा हासिल हो। तो इस औरत ने अम्मा की बात मान ली। जब चंद रोज़ गुजरे तो अम्मा को इस औरत ने अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास मर्दाना कपड़े आ गए हैं। हमने बच्चों वाले सारे कपड़े उसको वापस कर दिए और इससे मर्दाना कपड़े लेकर आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए थे, क्योंकि हम दोनों काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बच्चों वाले कपड़े बिक नहीं रहे थे और मर्दाना कपड़े मिलने में नहीं आ रहे थे।
मगर जब से हमें मर्दाना कपड़े मिले थे मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और फिर मैंने और अम्मा ने अल्लाह का नाम लेकर मर्दाना कपड़े बेचने शुरू कर दिए। मैं अपनी अम्मा के साथ गली गली घूमकर मर्दाना कपड़े बेचती थी। हमें वो औरत जितने भी कपड़े देती तो वो धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाते। सब लोगों को कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, तो अम्मा इसमें से अपना मुनाफा लोगों को बताकर ही वो कपड़े बेचा करती थी, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुनासिब लगता था, तो वो फौरी ख़रीद लेते। हम दोनों का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन जब कपड़े जल्दी बिके तो हम दोनों घर की जानिब रवाना हुए, क्योंकि हम दोनों घर जल्दी पहुंचकर कुछ देर आराम करना चाहते थे। इसके बाद अम्मा ने सोचा कि हम इस औरत से और कपड़े लेकर रात को बेचेंगे, ताकि हम मज़ीद मुनाफा हासिल कर सकें, क्योंकि माँ बहुत जल्द अच्छे पैसे कमाना चाहती थी, जिससे हम अपनी दुकान खोले थे। जब हम एक गली में से गुजर रहे थे तो मुझे देखकर लड़के छेड़ने लगे, जब अचानक एक मौलवी साहब जो काफ़ी बूढ़े थे और इन लड़कों को डांटते हुए हमसे बोले, बेटा जब तक ये बदमाश लड़के भाग नहीं जाते तुम अंदर बैठ जाओ। मुझे इन लड़कों की बातों और नज़रों से बहुत ज़्यादा कोफत हो रही थी, तो मुझे यही मुनासिब लगा। मैंने अम्मा को कहा कि हम यहाँ बैठ जाते हैं, जब ये उबाश लड़के यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम घर की जानिब चले जाएंगे। अम्मा को मेरी बात मुनासिब लगी, इसलिए मौलवी साहब की बात मानते हुए अम्मा और मैं अंदर चले गए। अचानक मौलवी साहब की खूबसूरत बेटी चाय ले आई। मुझे उनकी मेहमान नवाजी पर हैरत हुई, लेकिन हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए हम चाय पीने लगे कि अचानक नींद आ गई। अभी मैंने मुकम्मल होश न खोए थे जब मौलवी साहब की बेटी को कहते सुना, अब बाहर खड़े लड़कों को हज़ार हज़ार रुपए दे दें, आज का शिकार अच्छा है। ये सुनते दिल लरसने लगा। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोल कर देखी तो जान निकल गई, क्योंकि वो आदमी अपनी सारी नकली चीज़ें उतार रहा था, जो कि मौलवी साहब की सूरत पे ढोंग रचाने के लिए उसने पहनी हुई थी। फिर उसने उस लड़की के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा कि अभी इन लोगों को पैसे देकर वापस आता हूँ, तुम इनका ख्याल रखना, कहीं ये यहाँ से चली ना जाए। और देखो इनके पास जितने भी पैसे हैं, जो भी इनके पास मौजूद है, सारा हथियार लो। क्योंकि मैंने आधी प्याली चाय पी ली थी, इसलिए मुझ पर इस चाय में मलाई की दवाई का असर बहुत कम हो रहा था। मैंने अपने होशो हवास बहाल करते हुए जल्दी कुछ करने का फैसला किया, क्योंकि हम दोनों किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे, और इनकी बातों से मुझे कोई अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। मैंने अम्मा की जानिब देखा तो वो मुकम्मल तौर पर इस दवाई के हसार में थी, क्योंकि उन्होंने पूरी प्याली चाय पी ली थी। मुझे अपनी दिमागी हालत पर शक हो रहा था कि हमें इस तरह से किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए था, मगर इनको मौलवी साहब की हालत में देखकर हम इन पर एतबार कर बैठे थे, और इसी एतबार की वजह से हम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे। इसलिए मैंने तेज़ी से अपना दिमाग चलाया और तमाम सूरत हाल को समझने लगी। मैंने जल्दी से अपने दिमाग में एक प्लान तरतीब दिया। जब वो लड़की चाय की प्यालियाँ रखने के लिए गई तो मैंने अम्मा को जल्दी से उठाने की कोशिश की, मगर इनकी आंख नहीं खुल रही थी। मुझे लड़की के आने की आहट महसूस हुई। मुझे जल्दी कोई फैसला करना था, तो मैंने अम्मा को वहीं छोड़कर भाग जाने का मंसूबा बनाया, क्योंकि अम्मा को मैं उठाने में अपना वक्त ज़ाया करती तो कभी भी हम दोनों इस मुसीबत से नहीं निकल सकते थे, क्योंकि अम्मा बेहोश थी। मैंने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से निकलने का रास्ता याद करने लगी, क्योंकि जहाँ से हम दाखिल हुए थे वो वाली जगह मुझे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मौलवी साहब ने हमें एक कमरे में बिठा दिया था। मैं जल्दी से याद करने लगी। जब मैंने अपने जहन पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि वो वाला कमरा सीधा गली में खुलता था। मैं जल्दी से कमरे से निकलकर चलती गई और कमरा वहाँ ख़त्म हुआ जहाँ से गली शुरू होती थी। मैं जैसे गली में दाखिल हुई मैं अंधाधुंध भागने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे अम्मा के बगैर अकेला होना बहुत बुरा लग रहा था, मगर मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं भागते भागते इस जगह पर पहुँच गई जहाँ पर मैं और अम्मा बैठकर मर्दाना कपड़े बेचा करते थे। इससे आगे का रास्ता मुझे अच्छे तरीके से याद था। मैं जल्दी से इस औरत के पास गई जो हमें बेचने के लिए कपड़े दिया करती थी। उसके पैसे दिए। मैंने अपना मुनाफा अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। उसने मुझे अकेले देखा तो अम्मा के बारे में पूछने लगी, लेकिन मेरे पास इसके सवालात का कोई जवाब न था। उसने कहा कि पहले तुम्हारी अम्मा मेरे साथ हिसाब किताब करती थी। मैंने कहा कि क्या मैंने तुम्हें हिसाब ठीक नहीं दिया? उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुमने मुझे हिसाब तो बिल्कुल ठीक दिया है, मगर मैं तो तुम्हारी अम्मा के बारे में पूछ रही हूँ। हमेशा वही तुम्हारे साथ आती हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। मैं उनके सवालात से बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि वो बार बार मुझसे अम्मा के बारे में पूछ रही थी और मेरे पास इनके सवालों का कोई जवाब न था। मैं इनके पास से जाने के लिए पर तोल रही थी। वो मेरी जल्दबाजी को इंतहाई मशकूक नज़रों से देख रही थी। मैं भी उनकी नज़रों का मतलब अच्छे तरीके से समझ गई थी, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ होने वाली वारदात के बारे में नहीं बताना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि तमाम हिसाब किताब मुकम्मल हो गया है, मैं जाना चाहती हूँ। इसने कहा कि कल अपनी अम्मा को मेरे पास भेजना, मैंने उनसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास कुछ औरतों के कपड़े भी आए हुए हैं। अगर वो मर्दाना कपड़ों के साथ जनाना कपड़े भी बेचेंगी तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए उनको कल मेरे पास भेजना, ताकि मैं उनके साथ मामलात तय करके
फिर उसे जनाना कपड़े भी दे दूं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अम्मा को भेज दूंगी, लेकिन मैं तो इनके बारे में सख्त परेशान थी। मैं इनको इन अजनबी लोगों के दरमियान अकेला छोड़ आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक बार सोचा कि क्यों न इस औरत से मदद ली जाए। अम्मा की बहुत अच्छी जानने वाली है, क्या पता मुझे कोई अच्छा मशवरा दे दे जिसके ज़रिए से मैं अम्मा की जान बचा सकूं। लेकिन मैं अपने साथ होने वाली वारदात के बारे में किसी को भी बताकर खुद को मज़ीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। ऐसा न हो कि मैं एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में पड़ जाऊं। मगर मेरे जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि मैं अम्मा को इन अजनबी लोगों से कैसे बचाऊं। मैं इस औरत के पास खड़ी सोचों में गुम थी। मुझे पता ही न चला कि कब रात के साए ढलने लगे। मुझे अकेले घर जाते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये सब बातें मैं सोच रही थी कि वो बार बार मेरी जानिब देख रही थी। उसने कहा कि क्या कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो मुझे बता दो, हो सकता है कि तुम्हारी मदद कर दूं। इस तमाम परेशानी में मुझे इस औरत के सिवा कोई और हल नजर न आ रहा था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। मैंने उसे कहा कि मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अब तो मुझे यकीन हो गया कि आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि मसला क्या है। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो एक अच्छी औरत है, हालात ही उसके साथ बुरे चलते हैं। अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैं जानना चाहती थी। मैंने इस वारदात के बारे में एक एक लफ्ज़ उसको बता दिया। वो इंतहाई परेशान हो गई। उसने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, वरना पता नहीं तुम्हारी अम्मा के साथ क्या हो जाए। तुम्हें इस तरह अपनी अम्मा को इन अजनबी लोगों में नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि मेरी तो हालत ही कुछ ऐसी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगर अपनी जान ना बचाती तो हो सकता है कि अम्मा को भी खो देती। इन लोगों के इरादे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मुझे जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मैं अम्मा को खोना नहीं चाहती। अब तो मेरे पास अब्बा भी नहीं रहे। अब अम्मा को खोकर इस दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने आपको अपने साथ होने वाली वारदात के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी और इस तमाम मामले से तुम्हें जल्द निकाल दूँगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि अब ये वक्त फजूल बातों में ज़ाया करने का नहीं। आप मुझे जल्द कोई रास्ता बताएं जिसके ज़रिए से हमें अम्मा तक पहुँचना है। उन्होंने कहा कि मेरी एक दोस्त है, उसका शौहर पुलिस इंस्पेक्टर है, हो सकता है कि हमारी कोई मदद कर दे। मैंने उससे कहा कि हमें जल्दी पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने जाना होगा। उन्होंने कहा कि अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम सुबह होने का इंतज़ार कर लो। मैंने कहा कि मेरी अम्मा मेरे पास नहीं, आप मुझे सुबह तक इंतज़ार करने का कह रही हैं। ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम रोना मत। मैं अभी तुम्हारे साथ पुलिस इंस्पेक्टर के पास चलती हूँ और हो सकता है वो हमारी ज़रूर कोई मदद करे। जैसे उन्होंने हामी भरी, मैं जल्दी से तैयार हो गई। अपनी चादर को चेहरे के इर्द गिर्द लपेट कर उनके साथ जैसे बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार अपने दोस्त से बात तो करने दो कि वो अपने घर पर भी मौजूद है कि नहीं, क्योंकि मैं इसके घर जाकर उससे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त थाने जाना मुनासिब नहीं होगा। रात के वक्त हम दोनों औरतों का थाने में दाखिल होना कोई मुनासिब बात नहीं है। मुझे उनकी बात अच्छी लगी और फिर मैं इनकी दोस्त के साथ बात करने का इंतज़ार करने लगी। जब वो थोड़ी देर बाद अपनी दोस्त से बात करने के बाद मेरे पास आई तो मैंने उनकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। तो मेरी नज़रों का मतलब समझते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी से चलो, हमें उसके शौहर इंस्पेक्टर से मिलना होगा। उसने मुझे घर पर बुलाया है क्योंकि मैंने उसको तुम्हारे साथ होने वाली तमाम वारदात के बारे में बता दिया है। तो मैं इस औरत के साथ उसके दोस्त के घर की जानिब चल पड़ी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही परेशानी थी जिसका हल इंस्पेक्टर से मिलकर ही निकाला जा सकता था। जब मैं इस औरत की दोस्त के घर पहुंची तो उसने हमारा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और एक कमरे में जाकर बिठा दिया और अपने शौहर को बुला कर ले आई। जब इंस्पेक्टर साहब आए तो मैंने उनको भी अपने साथ होने वाली तमाम वारदात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा, हमारा पेशा ही लोगों की मदद करना है, फिर भी पता नहीं लोग हमें अच्छा क्यों नहीं समझते। उन्होंने अपनी बीवी से कलम और कागज़ मंगवाया और मुझसे कहा कि इस पर सब कुछ लिख दूँ जो कुछ वाक़या पेश आया था इन लोगों के हुलिये भी, ताकि हम उनके बारे में जल्दी कार्रवाई शुरू कर सकें। मैंने उनकी मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि एक बार इस जगह जाकर आप छापा मारें जहाँ पर उन्होंने हमें बिठाया था। उन्होंने कहा कि हमें अपने काम के बारे में अच्छे तरीके से पता है, मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे उसकी बात सुनकर तसल्ली हुई। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने हमें अपने घर ही रुकने का कहा, मगर इस औरत को पसंद न आया। उसने कहा कि अब हम अपने घर जाएंगे, बस मुझे उम्मीद है कि हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं,
अब आपका काम मेरा काम है, इसको जल्द मैं अंजाम तक पहुंचा दूंगा और इस लड़की की माँ भी वापस आ जाएगी। इस औरत ने अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा किया और हम दोनों घर की जानिब चल पड़े। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जब मैं इस औरत के साथ घर में दाखिल हुई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मैंने उन्हें खाना लाने से मना कर दिया क्योंकि मैं तो अम्मा के साथ हमेशा खाना खाती थी। जब से अब्बा की वफ़ात हुई थी मैंने कभी भी अम्मा के बगैर खाना नहीं खाया था और अब मेरे हलक से एक नवाला भी नीचे नहीं हो सकता था। मैंने उनसे कहा कि अम्मा के बगैर मेरे हलक से एक नवाला भी नीचे ना होगा। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे भी अपनी माँ की तरह ही समझो। मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो अपनी माँ को किस तरह से तलाश करोगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा जल्द मिल जाएंगी, मगर तुम इस तरह करोगी तो इनको किस तरह से तलाश कर पाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ खा लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। मैंने उनके जवाब में हाँ में सर हिला दिया। वो मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आई। मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था, मगर उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में नवाले डाले तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बात मानने में ही मेरा फ़ायदा है। वो मुझे जैसे कह रही थी मैं उनकी बात को मान रही थी। उन्होंने मुझे पलंग पर लेटने को कहा, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं जैसे पलंग पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने वही मंजर लहराया जिसपे अम्मा को मैं अकेला छोड़ कर आ गई थी। दोबारा से मेरी आंख खुल गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। वो औरत मेरे पास आकर मेरा सर थपथपाने लगी। पता नहीं रात के किस पहर मुझ पर नींद का गलबा तारी हुआ, मुझे पता ही न चला। जब मेरी सुबह आंख खुली तो वो औरत मेरे सरहाने बैठी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस तरह हो सकता है। जिस तरह से उसने मेरा ख्याल रखा था और मेरी तमाम परेशानियों में मेरा साथ दिया था, मैं इसका ये एहसान सारी ज़िंदगी भी नहीं उतार सकती थी। इसने मुझे जागते हुए देखा तो फ़ौरन उठकर बैठ गई और मुझसे कहा कि मुझे इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। उन्होंने इस जगह पर छापा मारा है जहाँ पर इन लोगों ने तुम्हें बिठाया था, पर वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने घर बुलाया है। वो चाहते हैं कि तुम इन लोगों के बारे में बताओ ताकि इनका नक्शा बनवाकर इनको ढूंढा जाए। मैंने उनसे कहा कि हमें जल्दी इंस्पेक्टर के पास जाना होगा। मुझे इन लोगों की शक्लें अच्छी तरीके से याद है क्योंकि इस आदमी ने अपनी तमाम नकली चीज़ें उतार दी थी और जब मैंने इसको मौलवी के रूप में देखा था मुझे उसका वो वाला रूप भी याद है। इसलिए मैं दोनों के नक्शे बनवा दूंगी। इन दोनों में से कोई भी पुलिस के काम आ जाए। इस औरत को मेरी बात मुनासिब लगी। हम इंस्पेक्टर के घर की जानिब रवाना हुए। इस औरत ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। मैंने वहाँ पर बनवाना शुरू किया। जैसे जैसे इन लोगों का मंजर मेरे जहन में आता जा रहा था मैं नक्शा बता रही थी। उन्होंने एक नक्शा बनाने वाले आदमी को बुलाया हुआ था जो कि इनकी ही डिपार्टमेंट में से था। जब उसने इन लोगों के नक्शे तैयार कर दिए तो पुलिस इंस्पेक्टर गौर से देखने लगा। मुझे हैरत हुई, जैसे इंस्पेक्टर को इन लोगों के बारे में पता था। उसने जल्दी से नीचे देखकर थाने में फ़ोन मिलाया और एक पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि मुझे इस केस के इस बारे में बताओ जिनको हम लोग पहले से ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद इनके व्हाट्सएप पर इन लोगों की तस्वीरें आ गईं। जब उन्होंने मैच किया तो ये वही लोग थे जिनको काफ़ी अरसे से ढूंढा जा रहा था। मैंने तमाम बात को समझते हुए उससे कहा कि क्या हुआ है। उसने कहा कि ये वही लोग हैं जिनको हम काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है, ये लोगों को अपनी बातों में बहलाकर या कोई ऐसा वाक़या बनाकर जिसमें लोग इनकी बातों में आ जाएं, इसके बाद लोगों के तमाम माल को लूट लेते हैं। जैसे उन्होंने आप लोगों के साथ वाक़या बनाया और फिर आप लोगों को लूट लिया। लेकिन ये लोग भेस बदल कर लोगों के साथ वारदात करते हैं। कुछ लोग इनके बारे में बता देते हैं मगर कुछ इनकी धमकी की वजह से कुछ भी नहीं बताते, इसलिए हम पुलिस वालों को परेशानी होती है। लेकिन अब तो इन लोगों के बारे में सही नक्शे मिल गए हैं। बहुत जल्द ये लोग पुलिस की हिरासत में होंगे। इनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि पुलिस इन लोगों को जल्दी ढूंढ लेगी। फिर हम दोनों वहाँ से अपने घर की जानिब रवाना हुए। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें कहा कि वो जब भी तुम लोगों की ज़रूरत होगी यहाँ मेरे पास आना होगा। मैं आप दोनों औरतों का लिहाज करते हुए थाने में नहीं बुला रहा क्योंकि खुद बहन बेटियों वाला हूँ। मैंने उनको यकीन दिलाया था कि आप हमें जब भी बुलाएंगे तो हम दोनों आ जाएंगे। अभी हमें घर पहुँचे चंद ही घंटे गुजरे थे जब पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जल्दी से मेरी बताई गई जगह पर आ जाओ। मैं इस जगह पर पहुंची तो वहां पर मैंने अम्मा के साथ और बहुत सारी औरतों और लड़कियों को देखा जिन लोगों को इन लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ था। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि हमने इन लोगों की तस्वीरों के जरिए इनको पकड़ा है। तमाम इश्तेहारात में जब इनका नाम दिया तो कुछ लोगों ने हमें इनके ठिकाने के बारे में इत्तला दी क्योंकि वो इनसे बहुत ज़्यादा तंग थे। वो मालिक मकान इन लोगों को अपने घर से निकालना चाह रहा था, लेकिन ये उसके घर पर कब्जा करके बैठे हुए थे। और जब इस मालिक मकान को इनकी कार्रवाइयों के बारे में पता चला तो उन्होंने हमसे रब्ता किया और इस तरह से हम तुम्हारी अम्मा के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को बचाने में कामयाब हो गए। और ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। मैं अम्मा को अपने साथ लेकर इस औरत के घर आ गई क्योंकि मैं इसको बिना बताए घर से बाहर निकली थी।
इंस्पेक्टर की कॉल की वजह से मैं इस औरत को भी नहीं बता पाई थी और घर से बाहर निकल आई थी। अम्मा मुझसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। जब इस औरत ने मेरे हमरा अम्मा को देखा तो मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने अम्मा को बताया कि इस औरत ने ही मेरी मदद की है, क्योंकि माँ को सूरत हाल की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उनको तमाम बातों के बारे में बताया। अम्मा ने इस औरत का शुक्रिया अदा किया और फिर हम दोनों अपने घर की जानिब रवाना हुए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।